बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया। पंजाब के जो बल्दियाती इदारे हैं उनकी बहाली के अहकाम जारी किए गए हैं। साथ साथ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो कल पिटीशन थी वो मुस्तरद हुई थी, उस मामले के ऊपर भी, और सेनेट में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का मामला है उस हवाले से भी बड़ी पेशरफ्त हो रही है। इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो तमाम जमातें हैं पीपल्स पार्टी के अलावा, उन सब ने उसी फैसले को जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की रिहाइशगाह पर हुआ था उसे तस्लीम करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट के लिए अपनी जो हिमायत है उसका यकीन दिला दिया है। तो इस तरह से अब राह हमवार हो गई है सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि कुछ 30 सेनेटर्स हैं जिनके दस्तखत इत्तलात हैं कि करवाए जा रहे हैं और मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनकी सपोर्ट करेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनके 21 सेनेटर्स हैं, और जमात इस्लामी से उन्होंने ज़रूर बात की थी, कुछ और लोगों से भी बात हुई थी, लेकिन जो पीडीएम में शामिल दीगर जमातें हैं उनकी हिमायत हासिल करने में वो नाकाम रही है। जो हमारी इत्तला है उसके मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अलावा भी एक नाम तजवीज़ किया कि किसी तरीके से रज़ा रब्बानी साहब के नाम के ऊपर कोई कंसेंसस हो जाए, लेकिन वहाँ भी इत्तेफाक राय नहीं हुआ। सबका फैसला ये था कि मुस्लिम लीग नून को चूँकि ये कमिटमेंट किया जा चुका है, लिहाजा ये कुर्रा फ़ाल जो है उन्हीं के हक़ में निकलना है। तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर मोहतरम जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब रियाज फतियाना साहब। कराची से मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मारूफ कानूनदान सेनेटर शहादत ऐवान साहब। खुर्रम साहब, वो नैब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कल भी पैमरा के थ्रू आया कि जी वो वन साइडेड आप वर्जन चलाते हैं, नैब का वर्जन नहीं लेते। वो कहते हैं जी रिकवरी हम कर रहे हैं, हमने केसेस बनाए हैं, रेफरेंसेस बनाए हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। अगर ये ना काम कर रहे होते तो फिर ये रिकवरी किस तरीके से होती जो वो फिगर्स कोट करते हैं। तो कहते हैं जी हमारा मीडिया ट्रायल कर रही हैं अपोजिशन की पार्टी, हमें मलाइन कर रही हैं क्योंकि हमने उनके गिर्द घेरा तंग कर रखा है। अपोजिशन कहती है नैब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चलते, नैब कहती है करप्शन और पाकिस्तान जो है वो साथ साथ नहीं चल सकते। नैब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपनी जगह पर, उनका अमल क्या है मैं नाम गिना देता हूँ। इन्होंने इंजीनियर कमरुल इस्लाम को गिरफ्तार किया, 2018 के इंतखाबात से पहले उनकी बेल हो गई। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला सके और हाई कोर्ट को लिखना पड़ा कि बहुत ज्यादती हुई है। उस वक्त से ये मामला शुरू हुआ है। ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज को, जिन्होंने अभी मोस्ट रिसेंटली अगस्त से नवंबर 2019 तक नैब ने गिरफ्तार करके रखा था, उनके खिलाफ अभी तक कल जब पेशी भी होने लगी है, उनके खिलाफ जिस केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और 4 महीने जेल में रखा गया था, कोई रेफरेंस नहीं आया। शहबाज शरीफ को 133 दिन पहले इन्होंने हिरासत में रखा, दोबारा रखा हुआ है। हमजा शहबाज को 20 महीने रखा है, अभी तक कोई उनके ऊपर सबूत नहीं हो सका। शाहिद खाकान अब्बासी को उन्होंने गिरफ्तार किया, उनके ऊपर कोई सबूत नहीं ला सके। ठीक है, वो केस चल रहे हैं, चलते रहेंगे। गिरफ्तार इस्माइल को उन्होंने गिरफ्तार किया, ख्वाजा साद रफीक को गिरफ्तार किया, ख्वाजा सलमान रफीक को गिरफ्तार किया। तो जब इतनी तवील लिस्टें हैं कि सिर्फ अपोजिशन को, और दूसरी तरफ आपको पता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है ना सिर्फ जरदारी साहब को बल्कि उनकी हमशीरा को आज भी जो है खुर्शीद साहब वो जेर हिरासत है। तो अगर किसी न कहीं तो ये नैब को मानना पड़ेगा कि ये जो सियासी लोगों के मुकदमात हैं, नैब के पास शवाहिद नहीं है, वो कन्विक्ट कराने के काबिल नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हुकूमत वक्त के पास चूंकि वो एक वीडियो है और उस वीडियो को इस्तेमाल करते हुए वो नैब को यूज करते हैं कि जी इस शख्स को अंदर डाल दो, इसको इतने दिन रखना है, इसको इतने दिन रखना है। फिर जब अदालतों में शोर ज्यादा होता है फिर अदालतें रिलीज कर देती हैं। अब बात यह है कि ख्वाजा साद रफीक को 16 महीने रखा गया है और फिर कोर्ट ने जब लिखा कि इनके हकूक कुचले गए हैं और इनको गैर कानूनी तौर पर इनकी आजादी सल्ब की है, अब वो 16 महीने का कौन कॉम्पनसेशन देगा? कौन उनके 16 महीने जो अपनी फैमिली से दूर रहे और अपने जो मामलात से सियासी और दूसरे उनसे दूर रहे, उसका कौन जिम्मेदार है? अगर हमजा शहबाज जो हैं वो 20 महीने रहे हैं जेल के अंदर, तो उनकी वो जो तमाम उनकी आजादी सल्ब की गई थी उसका कौन जिम्मेदार है? वो नैब जिम्मेदार है। और ऐसे केस में जब सामने आ चुका है कि नैब को शुरू से ही, अब ये इस हुकूमत से बहुत पहले की बात है, शुरू से ही सियासी लीडरान जो उस वक्त भी अपोजिशन में थे, उनके असासे ढूंढने के लिए
हुकूमत पाकिस्तान ने अरबों रुपए खर्च किए, मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए, आज तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो अगर हम सब ये चाहते हैं कि इस मुल्क में इत्तेफाक का निज़ाम दुरुस्त हो, लेकिन अभी तक जो मौजूदा निज़ाम है और जो इस हुकूमत ने इमरान खान साहब की अपनी एक इंतकामी और बुग़्ज़ की सोच है, उसका एक हथियार और एक आला है नैब जो बना है। तो मेरी इस्तदा ये कि अपने रिकॉर्ड पर नजर डालें। ठीक है, उन्होंने जो रिकवरी की है वो अपनी जगह पर है, लेकिन जहां जहां भी उन अपोजिशन के लीडरान के केसेस हैं उनमें सरासर नाकाम रही है। और ये वाज़ेह है कि ये एहतसाब का नहीं, इंतकाम का इदारा है। ये जो टूल है सियासी एक्सप्लॉयटेशन का, इसे खत्म होना चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ताला मौका देता है तो फिर एहतसाब का हम सबके लिए सबक है, तमाम सियासी जमातों के लिए जो मुख्तलिफ वक्तों में हुकूमतों में रही है, सबके लिए सबक है कि अब इसको सबने इसमें जो है अब सजा भी भुगती है, परेशानी भी दी है कि हम एक दुरुस्त एहतसाब का निज़ाम बना कर सकते। फतेहाना साहब, अब सेटिस्फेक्शन तो खुद गवर्नमेंट की भी नहीं है। शिबली फराज साहब कह रहे थे कि जी वो हमें फ्रस्ट्रेशन का शिकार है नैब से। अपोजिशन कहती है आपकी तरफ बारी नहीं आती, BRT हो, कोई और चीज़ें हो, नैब को कहीं गवर्नमेंट के लोगों की करप्शन नज़र नहीं आती। तो सेटिस्फेक्शन ना अपोजिशन को है ना हुकूमत को है। हुकूमत कहती है जो हमारी तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं की नैब ने। तारक साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे भाई हैं, उन्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए नैब पर, क्योंकि नैब की मौजूदा सारी मैनेजमेंट उनके चेयरमैन से लेकर नीचे तक इन्हीं के दौर में तकर्री हुई है। इतना वो इदारा गलत था तो उसको चाहते तो ख़त्म कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया। इसलिए अब नैब की क्रेडिबिलिटी पे इल्ज़ाम लगाना और शक व शुबा का इजहार करना वो मुनासिब नहीं लगता। ये नई बात नहीं है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बहुत मजबूत मुतसिब मौजूद हैं। अमेरिका में FBI है और बरतानिया में स्कॉटलैंड यार्ड है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान में नैब की हिस्ट्री उठाकर देखें, इसमें गलतियां कोताहियां भी होंगी, लेकिन 5 साल हुकूमत की है पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने। अगर इसमें कानून तो वही पुराना है जो मुशर्रफ दौर में था, अगर इसमें कोई खराबी है तो इसके कानून को बदल देते। उन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं। अब जब एहतसाब का अमल शुरू हुआ है तो ये इल्ज़ाम तराशी पे आ गए हैं। मेरा ख्याल इनको अपनी कोताहियों का भी जायज़ा लेना चाहिए। अगर इसमें नुक्स था तो इसको दूर कर देते। किसने रोका था इनको, किसने इनका हाथ पकड़ा था? इनकी तो बड़ी फ्रेंडली अपोजिशन थी दोनों पार्टियों की आपस में, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की। और दूसरा ये कि कहीं भी किसी दायरे में कोई फरिश्ते नहीं होते, हर जगह पे गलतियां कोताहियां होती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो नैब की परफॉर्मेंस से पाकिस्तान में करप्शन खुले हाथों करना मुश्किल है किसी भी शख्स को। दूसरा ये कि सिर्फ 2% सियासतदान हैं, 98% तो बाकी लोग नैब के शिकंजे में कसे हुए हैं। तो सिर्फ 2% सियासतदान है। ये नहीं कि सारे सियासतदानों के पीछे कोई ज्यादती हो रही है। अगर आप खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, इन्हें तो नैब ने डिस्टर्ब नहीं किया। शहादत अवान साहब हैं, माशाल्लाह मुमताज़ कानूनदान, इन्हें तो नैब ने परेशान नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि अच्छे लोगों को खौफज़दा नहीं होना चाहिए, और क्योंकि जो समझते हैं कि कानून क्या है। और शिबली साहब क्यों कहते हैं जी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं? फवाद साहब कहते हैं जी सारी कौम नैब की तरफ देख रही है, रिजल्ट नहीं निकल रहे, गवर्नमेंट इस वजह से फ्रस्ट्रेट हो रही है। जी ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त नैब मुकम्मल आज़ाद है, बिल्कुल हुकूमत का कोई इस पर पाबंदी इस पर नहीं है। अदालतें और नैब दोनों आज़ाद हैं, उनके तमाम फैसले उठाकर देख लें। जो गिरफ्तार होता है ज़मानत पे भी आ जाता है। और मेरा ख्याल है कि बिला वजह मुर्द इल्ज़ाम हुकूमत को ठहरा रहे हैं। हुकूमत ने बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ है दोनों इदारों को, अदलिया को भी। हुकूमत तो कह रही है कि हम मुतमईन नहीं है नैब की कारकर्दगी से, वो इलेक्शन कमीशन से भी मुतमईन नहीं है, वो नैब से भी मुतमईन नहीं है। उनका हो सकता है शिबली साहब का नुक्ता नज़र ये हो कि नैब और इफेक्टिव होकर का इससे भी ज़्यादा तेज़ी दिखाए और तेज़ रफ्तार करे, स्लो डाउन ना हो। तो हो सकता है उनका मकसद ये हो, वरना इनका तो ऐसी कोई बात नहीं है। शहादत अवान साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी उसी किस्म की बड़ी सीरियस रिजर्वेशन है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है नैब के हवाले से। तो एक तो PDM का फैसला पीपल्स पार्टी इस वजह से साथ है, और दूसरा नैब के हवाले से जो आपकी रिजर्वेशन है वो भी वही है। आप इत्तेफाक करते हैं खुर्रम साहब ने जो बातें की, क्योंकि लीडरशिप आपकी भी अंदर रही है, केसेस उसी तरीके से बने।
देखें, ये तो अंडरस्टूड है कि तकरीबन जितने लोग अपोजिशन में हैं इस वक्त, कोई मैं समझता हूँ कि कोई लीडर ऐसा नहीं है कि जो अपोजिशन की कोई इंक्वायरी फेस ना कर रहा हो, जिसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, या जो कि कोई कस्टडी भी ना हो। इस वक्त भी देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह साहब जैसे लोग जो हैं वो कस्टडी में पड़े हुए हैं, और कोई पार्लियामेंटेरियन ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ कालप नोटिस ना हो। ये हरेसमेंट करने के लिए नैब जो है वो इस्तेमाल हो रही है, और हर शख्स का ये कानूनी हक है कि वो अदालतों से भी रुजू करे, अदारों को इंडिपेंडेंट होकर जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज करनी चाहिए। जर्नल रेपुटेशन इस वक्त नैब का ये हो चुका है कि ये गवर्नमेंट के कहने के ऊपर सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हर बंदा सुबह उठता है, बजाय वो अपना रोजी रोजगार करने के अलावा, बजाय वो पार्लियामेंट में जाके अपने फर्ज अदा करने के अलावा, वो नैब अदालतों की हाजिरी चल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये सिलसिला रहा तो आने वाले लोगों को भी ये देखना चाहिए कि अगर यही तरीका रहेगा तो ये अपोजिशन जो है उसने तो बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन मैं समझता हूँ जो लोग बाकी बच चुके होंगे वो भी जो है इस प्रोसेस से गुजरेंगे। बेहतर ये इस मुल्क में पैरेलल कवानीन नहीं होने चाहिए और हर एक के लिए मुख्तलिफ कानून नहीं होना चाहिए। इस बात आप देखें, प्रोवेंशन लोग जो हैं उनके लिए प्रोवेंशन एंटी करप्शन का कानून है, फेडरल गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए फेडरल सेंट्रल एंटी करप्शन कोर्ट्स हैं, अब नैब का पैरेलल कानून चल रहा है। तो यही अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि किस आदमी के खिलाफ कौन से फोरम के ऊपर क्या कार्रवाई होगी। फतियाना साहब बहुत सीनियर हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं। मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक इन्होंने कहा ना कि दोनों पार्टियां जो हैं वो इक़्तिदार में रही हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो मैं ये कहता हूँ कि 99 से ये एक्ट आया है, उसके बाद अगर देख लें कि पार्लियामेंटेरियंस या अपोजिशन के खिलाफ इस टूल को किस तरीके से यूज़ किया गया है, तो बात यह कि जिसका मेरा केस अगर पेंडिंग है, मेरी क़यादत का, मेरे लीडर का केस पेंडिंग है, और उस कानून पे मैं किसी किस्म के ह्यू एंड क्राई करने के लिए चलूंगा तो ये इंप्रेशन होगा मैं अपनी जान छुड़वाने के लिए जा रहा हूँ। मेरा कहना सिर्फ ये है कि देखें, इस वक्त जो पैरेलल कवानीन चल रहे हैं उनको यकजा किया जाए। हम यहाँ पे कोई भी हुकूमत हो, हम सब दोस्त बैठे हुए हैं, अवाम जो है उनको हम कहता हूँ कि उनकी बेहतरी के लिए कानून होना चाहिए। FIA अपना काम कर रही है, एंटी करप्शन अपना काम कर रही है, नैब जो है वो अपना काम कर रही है। फतियाना साहब ने सही बताया कि जहाँ चाहते हैं शिकंजा जो है, वर्ड सही यूज़ किया, उसको कस देते हैं। मेरा कहना है ये हमारी अपनी अवाम है, इन कानून के मुताबिक अदालत, हमने इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में एविडेंस कलेक्ट करनी है, बड़े एहसन तरीके से, लोगों को हैरेस करके नहीं, अपने अवाम को डरा के नहीं। चादर चादीवारी जो है उसका हम तकद्दस बहाल रखें और लोगों में एतमाद हर एजेंसी पे होना चाहिए। और अदालतें तो उस कानून के मुताबिक फैसला कर रही हैं। इनका कन्विक्शन रेट आप देख लें, कन्विक्शन रेट देख लें कि एक आदमी 16-16 महीने, 16-16 साल, 14-14 साल अपनी जिंदगी जो है इनकी वजह से दे के आता है, रिजल्ट जीरो। मेरा कहना यह है कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। और आप यहाँ चंद एक अदारे मैं बताता हूँ कि जैसे जुडिशरी के लिए आप देखें कि उन्होंने अपना फोरम अलग बनाया, वो किसी जज के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, किसी फोर्स के आदमी के लिए उनका मिलिट्री एक्ट है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनको आवाम चुनती है, लाखों लाखों लोग वोट जो है फतियाना साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब और लोग लेके आते हैं, उनके खिलाफ जो है कालब नोटिस जी, लिविंग बियॉन्ड नोन मीन्स, और उस आदमी को जहां जी चाहे आप चढ़ा दे। मैं ये कहता हूं ये अच्छी बात है कि इस कानून को खत्म करके सूबाई खुद मुख्तारी के तहत सूबे जो है अपने अपने कानून पे अमल पैरा हों, अवाम सुख का सांस लें, ताकि एक दूसरे पे ब्लेम गेम का हमें जो है ये मौका ना मिले। ठीक है खुर्रम साहब, मैं एक वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली का, उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। खुर्रम दस्तगीर साहब, सेनेटर शहादत ऐवान साहब, रियाज फतियाना साहब मेरे मेहमान है। खुर्रम साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली का हुक्म कैसे देखते हैं? मैं तो अल्लाह ताला के हजूर सरबसरूद हूँ कि अल्लाह ताला ने सुप्रीम कोर्ट को आइन और पाकिस्तान के अवाम के हकूक की हिफाजत की तौफीक दी है, क्योंकि बहुत सारे फैसलों से हमें इख्तलाफ भी होता है सुप्रीम कोर्ट पे, लेकिन ये एक ऐसा फैसला है जिसपे कोई दो राय नहीं है कि यहाँ अवाम का एक बहुत ही बुनियादी हक जो है
को मौजूदा हुकूमत ने छीना, एक सिर्फ खत के जरिए उनको मुअत्तल कर दिया और 2.5 साल से जो अवाम के बिल्कुल बुनियादी नुमाइंदे हैं, जो हमारे मोहल्लों की गलियों के काउंसलर हैं, जो वार्ड्स के काउंसलर हैं, जिनका बुनियादी काम है कि अवाम के जो बेसिक इशूज हैं उनको हल करना, उनसे जो है महरूम रखा है हुकूमत ने जानबूझकर, क्योंकि ये उनकी अपोजिशन पार्टियों के सब मुंतखब नुमाइंदे थे। तो कोर्ट ने एक बेहतर फैसला किया। मुझे उम्मीद है कि जब तफसीली फैसला भी आएगा उसमें वाज़ेह तौर पर ये कह दिया जाएगा कि अब हुकूमतें, और उन्होंने कहा भी है जो शिक 3 है लोकल बॉडीज की, उसने कहा कि ये आइन से मुस्तकिल है, आप एक ऑर्डिनेंस के जरिए कलम से मुंतखब नुमाइंदों को उनके हकूक से और आवाम को उनके हकूक से महरूम नहीं कर सकते। तो मुझे तो ये उम्मीद है कि वो जो अब जिनको 2.5 साल जिनके ज़ाया हुए हैं वो उसके ऊपर भी गौर फिक्र किया जाएगा। और ये बल्दियाती इदारे हैं, ये हम सबको सीखना, अगर आवाम की वोट हमारी पार्टी हमसे अपोजिशन में है तो हमें उनके साथ भी वही एहतराम करना होगा। उनके सबसे अहम बात ये नहीं कि किस पार्टी के वोट है, एहतराम तो उस वोटर का करना है, अब उस पाकिस्तानी हमारी बहन और भाई का करना है जिसने जिस वोट डालने। तो अगर मुस्लिम लीग नून के बहुत ही ओवरवेलमिंग तादाद में बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद है तो आज की हुकूमत पंजाब को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, उनको फंड्स भी देने पड़ेंगे और उनको एम्पावर भी करना पड़ेगा। इसके बारे में आपको मालूम है कि इमरान खान साहब जो है पिछले कई साल कह रहे हैं कि जी हम एम्पावर करेंगे बल्दियाती निजाम को, हम उसको ज्यादा ताकतवर करेंगे। अब उनका टेस्ट शुरू हो गया आज से। पहले तो उन्होंने डाका मारा हुकूक के ऊपर, आज सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया है कि क्या अगर इमरान खान वाकई जो है वही करेंगे जो वो कहते रहे हैं, फिर उनको इन बल्दियाती इदारों को एम्पावर करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा कि ये जो है अपना काम सही तरीके से कर सके। खुर्रम साहब, पॉलिटिकल माइलेज कितना मिलेगा नून लीग को, कितना सियासी फायदा है? ये तो एक एस्पेक्ट है जो कि लोकल गवर्नमेंट का सियासी फायदा तो हुकूमत के जो तर्ज अमल है उससे होगा। अगर उन्होंने फिर जो है कल से डिप्टी कमिश्नर के जरिए और जो सूबाई सेक्रेटेरिएट का निजाम है उसके जरिए इन इदारों को मफलूज करना शुरू कर दिया, जैसा कि उन्होंने अपने पहले चंद महीनों में किया था, तो फिर पॉलिटिकल माइलेज का इशू नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अहम तरीन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एक अवाम का बुनियादी हक है अपने बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब करना और उनकी मौजूदगी, कि उनको एक जुम्बश कलम से एक डिक्टेटोरियल मर्जी के जरिए अवाम से हटाया नहीं जा सकता, ये अहम है। और मौजूदा में तो शायद अब महीने भी चंद रह गए हैं, लेकिन ये जो सेंस है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती, ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है और अवाम के लिए खुशाइंद है। जो भी अब अगले बल्दियाती इंतखाबात होंगे मुस्लिम लीग नून उनमें भरपूर हिस्सा लेगी और इंशाअल्लाह कामयाबी से हम किनारे। फतियाना साहब, ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो उड़ाया, कहती ये अवाम का मैंडेट लोगों ने मुंतखब किया, आप एक ऑर्डिनेंस के जरिए एक जुम्बिश कलम आप उठा के फेंक देते हैं, ये कैसे कर सकते हैं आप? तो ये तो जो डिसीजन था उसको आउटराइटली रिजेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने। सिर्फ मकसद यही था कि चूंकि नून लीग के लोग ज्यादा थे, आप उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, आपने बाहर किया, तो फैसला तो गलत हुआ आज। तारक महमूद साहब, इसमें कोई शक नहीं, 3 हुकूमतें होती हैं, वफाकी, सूबाई और बल्दियाती। लोकल गवर्नमेंट्स और आइन के आर्टिकल 140A के तहत लोकल गवर्नमेंट्स बनती हैं। लेकिन इस फैसले से बहुत ज़्यादा इबहाम पैदा हुआ है। इबहाम इस तरह से कि इन्हें ऑर्डिनेंस के ज़रिए नहीं, कानून साजी के ज़रिए एक नया कानून बन चुका है। अब ज़िला कौंसिल ख़त्म हो चुकी है, यूनियन कौंसिल ख़त्म हो चुकी है। अब जो चेयरमैन यूनियन काउंसिल है वो किसका चेयरमैन होगा जब यूनियन काउंसिल ही एक असम्बली कानून बनाने के बाद ख़त्म कर चुकी है। इसी तरह जो ज़िला काउंसिल है वो भी नहीं है, उनके असासे, उनका अमला तक नीचे तहसील काउंसिलों में ट्रांसफ़र हो चुका है। तो वो किस जगह क्या काम करेगी, ज़िला काउंसिल का चेयरपर्सन क्या करेगा? तो मेरा ख्याल इससे बहाम पैदा हुआ है। और दूसरा ये कि असम्बली के पास किए हुए कानून को इंटरप्रेट तो किया जा सकता है उसके बारे में, लेकिन उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन फतियाना साहब, वो जो असम्बली का कानून जो है वो अगले बल्दियाती इंतखाब के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। वो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं 30 अप्रैल 2019 को जो बल्दियाती निज़ाम का मुसव्विदा मंजूर हुआ था पंजाब असम्बली से, आपका इशारा उस तरफ है?
जी वो यही ना, जिस कानून के तहत पिछले बल्दियाती इदारे बने थे, 2015 में इनका चुनाव हुआ है, 2016 के गलबन जनवरी में इनका ओथ हुआ है, इनकी तो वैसे ही मुद्दत पूरी हो चुकी है। देखा जाए 4 साल की गलबन इनकी टर्म थी, और 2016 से अगर शुरू होती जनवरी से तो 17, 18, 19, 20, तो ये तो इनकी वैसे आईनी मुद्दत भी तकरीबन कानूनी मुद्दत भी पूरी हो चुकी है, ये होने वाली है। इसलिए फिर ये मौसर करदार सार अंजाम नहीं दे सकेंगे। अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो पिछले दौर में जब शरफ दौर ख़त्म हुआ है और शौकत अजीज साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है तो बल्दियाती इदारे मौजूद थे। जैसे ही नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें बनी सूबों में, इन्होंने अमलन मुअत्तल करके रख दिया था तहसील और ज़िला नाज़मों को, और उनके इख्तियारात सलब कर लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात भी, उनके फिनंशियल इख्तियारात भी, और वो फंड्स सारे ट्रांसफ़र कर दिए उन्होंने इंतज़ामिया को। ये तो सारी ऐसी रवायात अपोजिशन की जमातें खुद कायम कर चुकी हैं पाकिस्तान में, एक नई बात नहीं है। लेकिन मौजूदा हुकूमत तो यकीनी तौर पर जमहूरियत पे और अवाम की हाकमियत पे यकीन रखती है, और अख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करने में कोई दो राय नहीं रखती। इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। इस वक्त हल्का बंदी तकरीबन हो चुकी है, अनाउंस हो चुकी है। नेबरहुड और विलेज काउंसिल, उसका इंतखाब ड्यू है, किसी भी वक्त हुकूमत उसका शेड्यूल दे सकती है। फिर क्या पोजीशन होगी जब हुकूमत नए कानून के तहत नए इलेक्शन का ऐलान कर देती है, तो पुराने बल्दियाती इदारों का कानून ख़त्म हो चुका है, वो हवा में मुअल्लिक इदारे समझे जाएंगे। अमलन इसका फ़ायदा अवाम को या उन चेयरमैनों को खुद भी नहीं होगा। शाहद साहब, ये जो फतियाना साहब ने फरमाया, अब इसकी लीगल पोजीशन क्या होगी आपकी नज़र में? देखें सर, ये फतियाना साहब की बड़ी मेहरबानी कि इन्होंने आर्टिकल 140 का जिक्र किया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी कि जिसने आर्टिकल 140 में अमेंडमेंट करके लोकल गवर्नमेंट को एक इंडिपेंडेंस दी, और इलेक्शन कमीशन के लिए उन्होंने कहा कि इनको इलेक्शन कमीशन जो है ना वो डील करेगा। नंबर 2 में आपको कहा, ये आर्टिकल जो 2019 का जो एक्ट है जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आप आइन के आर्टिकल 32 और 140 जो है उसकी वायलेशन है। क्योंकि बात ये था कि आइन में, ये आइन सुप्रीम है, आइन में ये लिखा हुआ है कि ये पावर्स जो हैं जो डिवॉल्व की गई हैं, पावर्स खत्म नहीं हो सकती, आप आइन के खिलाफ नहीं जा सकते। ये तो सुप्रीम कोर्ट की मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक किस्म का नर्म किस्म का फैसला है। वरना अदरवाइज आपने अगस्त जो है, जो सेक्शन 3 उन्होंने आज कहा है कि ये कानून के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कह सकती थी कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको सबोताश किया है। और हो सकता है कि कभी कोई और इस किस्म का कोई आदमी होता जो कि पाकिस्तान में ये चाहता कि इस किस्म के कवानीन पास ना हो, असम्बलीज भी सोचें कि आइन से मुतसादिम किसी किस्म की कानून साजी ना हो सकता है कि कोई ये भी कल कह दे कि ये आर्टिकल आपने जो इनेक्टमेंट की है ये आइन की वायलेशन है और आर्टिकल 6 की तरफ भी चलना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ इसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है कि जिसने लोकल गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंस दी और कॉन्स्टिट्यूशनल कवरेज दी है। बाकी रह गया जहां तक लोकल गवर्नमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए, तो मेरी गुजारिश ये होगी सबसे पहले तो बहुत सी चीजें अगले इलेक्शन के लिए अगर किसी की नीयत सही है तो CCI में बैठे पहले तो मरदमशुमारी जो है उसके लिए बात करें। जब तक मरदमशुमारी का आपका नोटिफिकेशन ही होगा, भाई हदबदियां कहाँ होगी। मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा हम में से इलेक्शन फतियाना साहब ने लड़े हैं और ये जो है हर लेवल पे जो है बेहतर समझते हैं क्या होना है। तो मैं ये समझता हूँ कि हदबंदी आबादी के हिसाब से होगी, तो जब तक मरदमशुमारी नहीं होगी, हदबंदी नहीं होगी, अगर मौजूदा गवर्नमेंट की नीयत सही है तो CCI में बैठ के उस इजलास को करे और इस चीज को आगे बढ़ाए। बाकी जहां तक बहाली की बात हो गई कि यो अपनी मुद्दत कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये एक बात बड़ी जो है इसके ऊपर भी बहस होगी और इसको भी मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट में या किसी अदालत में इसको किया जाए कि एक आदमी जो है अगर वो सर्विस पे रहता है या आप कहीं पे भी रहता है, उसको आप बीच में ब्रेक दे देते हैं तो उसको क्या होगा। तो मैं कहता हूं कि पब्लिक में एक अच्छा मैसेज गया है। अवाम ये समझती हैं कि जो तीसरी हुकूमत है, जो अवाम का इख्तियार है, उसके लिए अदालतें बाखबर हैं।
अच्छा फैसला है, इसको सराहना चाहिए, लेकिन इसको आगे चलाना चाहिए। खुर्रम साहब, ये जो हवा में मुअल्लक होने और इबहाम वाली बात फतियाना साहब ने की है, इस पे आपकी क्या राय? दूसरी फरमाजों में एक तो ये है कि जब ओरिजिनली तो इनको सिर्फ एक सरकारी खत के जरिए मुअत्तल किया गया था, कानून बनने से भी कुछ 6 माह पहले था, उस वक्त कानून नहीं बना। दूसरा ये कि इस फैसला आने में हुकूमत की अपनी नालायकी और नाअहली का बहुत बड़ा रोल है कि अगर अप्रैल 2019 में इन्होंने कानून पास कर दिया था तो इन्होंने ये इंतखाबात क्यों नहीं कराए। यही वो हुकूमती बदनीयती जाहिर होती है कि अगर जब इनके पास कानून मौजूद था और ये फौरी तौर पर इंतखाबात करवा देते तो आज कोर्ट को ये ना कहना पड़ता कि आपने ये काम गलत किया है। और जिस हल्का बंदियों की बात की गई है, लाहौर हाई कोर्ट वो तमाम हल्का बंदियां जो इन्होंने भी पिछले चंद माह में की थी उन्हें मतरूक करार दे चुका है और अब दोबारा से सारा प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ, क्योंकि उसके अंदर बहुत बदनीयती और मालाफीडे जो है वो जाहिर हुआ था कि अपनी मर्जी के जरिए ये अपने हल्के बना रहे थे। तो उस हाई कोर्ट ने उसको उठाकर बाहर फेंक दिया पूरे प्रोसेस को। तो खुर्रम साहब, ये शादा साहब कह रहे हैं कि जब तक सेंसस का मसला हल नहीं होगा तो बाकी हल्का बंदी कैसे हल होगी, आगे चीजें कैसे चलेगी? जी, ये शादा साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब तक सेंसस फॉर्मली नोटिफाई नहीं हो जाता, जिसके अभी इम्कान, अब यहाँ भी तो हुकूमत की नालायकी और नाअहली आ गई ना सामने कि अगर ये इनके पास 2.5 साल थे, ये भी एक आईनी और कानूनी मामला है जिसको बार बार जो मफादात मुश्तरका मफादात की काउंसिल है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसको बुलाकर ये मामला हल करना चाहिए था। तो अभी तक तो इशू ये है कि जब तक सेंसस फॉर्मली बाकायदा नोटिफाई नहीं होता मुल्क की कहीं भी हल्का बंदी हो नहीं सकती। तो यही इशू था कि जब वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमत को ये मालूम था कि इशू इतना संजीदा और बुनियादी तौर पर फंसा हुआ है, तो फिर जो मुंतखब नुमाइंदे मौजूद थे उनको मुअत्तल करने में सिर्फ और सिर्फ बदनीयती और सियासी इंतकाम था। और मैं आपको ये भी जाहिर कर दूं आपके नाज़रीन के लिए कि पिछले साल जब हमें कोविड और कोरोना का क्राइसिस शुरू हुआ तो उसके अंदर जो क्राइसिस के अंदर बहुत बड़ा रोल ये भी था कि अगर इन गलियों में, हमारे शहरों में, कस्बों में, गांव में ये मुंतखब नुमाइंदे मौजूद होते तो हुकूमत के पास एक रेडी जो है वो फोर्स अवेलेबल मौजूद थी जो उन्हें असिस्ट कर सकती थी सारे मामले में। और वो फिर जब मुंतखब नुमाइंदों को खुद मुअत्तल किया हुआ था, लिहाजा फिर उन्हें एक फेक टाइगर फोर्स खड़ी करना पड़ गई जिसने पाकिस्तान को फायदे की बजाय नुकसान पहुंचाया। तो यहाँ सिर्फ ये नहीं होता कि जी सियासी फायदे के लिए आपने हटा दिया तो ये हो गया, यहाँ लोगों की जानें इन्वॉल्व थी जिसके अंदर जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे थे वो हुकूमत को मदद कर सकते थे, असिस्ट कर सकते थे, लेकिन चूंकि इनका जो सियासी बुग़्ज़ है वो गालिब आ जाता है आवाम की खिदमत के ऊपर, तो हमने ये देखा कि 2.5 साल से सस्पेंडेड है और आज बुलाकर कोर्ट को उन्हें बहाल करना पड़े। ठीक है, मैं यहाँ एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब की जो पिटीशन है वो उसका सवाल भी जो मुस्तरद हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शादत ऐवान साहब के सामने रखेंगे लास्ट सेगमेंट में। वेलकम बैक नाज़रीन। रियाज फतियाना साहब, सेनेटर शादत ऐवान साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे मेहमान हैं। वक्त का मैं फतियाना साहब, आज इमरान खान साहब की एक तस्वीर सोशल मीडिया पे बड़ी डिबेट हो रही है, कोरोना के अंदर बैठे हैं और बाकी सारे वुज़रा उनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, लोग कह रहे हैं ये क्या है? वो तस्वीर शिबली फराज साहब ने ट्वीट की है कि प्राइम मिनिस्टर ने इजलास की सदारत की आज। मेरा ख्याल में देखना ये भी तो उनकी हिम्मत है ना कि कोरोना के बावजूद अगर वज़ीर-ए-आज़म परफॉर्म कर रहे हैं, इससे बढ़कर और कुर्बानी क्या हो सकती है? अगर फासले पे होते 6 फुट के आगे तो जरासीम ट्रैवल नहीं करता। ये लोग और तो मैं तो ये बहादुरी है, अगर ऐसा दुरुस्त है और साथियों की कुर्बानी कर रहे हैं जो लोग आए उनसे मिलने के लिए, जो मिनिस्टर तर्जुमान। नहीं, फासला अगर 8-10 फुट का फासला है तो जरासीम ट्रैवल नहीं करता, और अगर मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइजर लगा हुआ है तो वो तो अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर तो बड़ी बहादुरी की बात है। मैं समझता हूँ कि इससे और कोई मुल्क का इतना और कितना बहादुर वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म है। फतियाना साहब एक पब्लिक के लिए माना कि वो लोग अवाम नहीं है, लेकिन अवाम के लिए एक ऐसा कानून बनाया गया है कि जो बंदा इफेक्टिव हो वो अवाम से दूर रहे
और ना होने की सूरत में एक कानून सूबों में भी है, फेडरल गवर्नमेंट का भी है। तो मेरा ख्याल है वजारत कानून को सबको इतला देना चाहिए, या कल से टीवी पे चला लें कि अपना नहीं बाकी लोगों का ख्याल करें। हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। मैसेजिंग और मैसेजिंग, शाहादत साहब की मैसेजिंग कितनी गलत है कि जी आप कोरोना में हैं और आपके पास लोग हम उनके लिए दुआ करते हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं, बाकी दोस्तों को भी जी, बाकी दोस्तों के लिए भी हम दुआ हैं, उनको एहतियात करनी चाहिए। जी तस्वीर मैंने देखी नहीं है, अगर मैंने तस्वीर देखी नहीं है, अगर ये तस्वीर दुरुस्त है तो इसमें मजायका क्या है? अगर मुनासिब काफी दूर फासले पे बैठ के माइक के जरिए गुफ्तगू हो रही है तो इसमें तो कोई नुकसान नहीं है। और दूसरा भी जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि हुकूमत की नलायकी है कि मरदमशुमारी तारिक साहब फतियाना साहब देख लेंगे, मेरे ख्याल इस पॉइंट को छोड़ दें, आगे चलें। इसकी ये देख लें, 2017 में मरदमशुमारी पिछली हुकूमत में हुई थी, पिछली हुकूमत ने 2017 में मरदमशुमारी करवाई थी, हमने मरदमशुमारी नहीं करवाई, पिछली हुकूमत की नलायकी नोटिफाई नहीं किया। हुए हैं कि 22 करोड़ आवाम के लिए अभी तक 4 लाख वैक्सीन अवेलेबल हुई है, मुल्क में अभी तक वैक्सीन नहीं आई। गरीबों को आपने ये पैगाम दिया है कि वो जो मुफ्त वाली वैक्सीन हमें खैरात में मिली थी वो तो वज़ीर आज़म को लग जाएगी, वो अफसरों को लग जाएगी, लेकिन आपको ये जो आपने दोस्तों को नवाजने के लिए आपने जो वैक्सीन इंपोर्ट की है, आप 8,500 का टीका लगवाएं। पूरी दुनिया में हुकूमतें अवाम को टीके लगा रही हैं, ये सिर्फ इमरान खान की हुकूमत है जो इस काबिल नहीं है, जो खैरात के टीकों पे चल रही है, वैक्सीन पे चल रही है। और अभी भी आप ये देखिए कितना जुल्म है कि इतने महीने गुजर जाने के बावजूद हुकूमत जो है जिस मिकदार और तादाद में वैक्सीन को मुल्क में आना चाहिए था उसको लाने में यकसर नाकाम है। और गरीबों को ये मैसेज जा रहा है कि जी ये तो सारी सरकारी अफसरों को और वजीरों को लगेगी, जो स्पुतनिक वाली वैक्सीन आएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, 60 साल से नीचे तो हुकूमत फ्री वैक्सीन लगा ही नहीं रही, 60 साल से ऊपर सरकारी मुलाजिम वैसे रिटायर हो चुका होता है। लगानी चाहिए ना जनाब, पूरी दुनिया में लग रही है, पब्लिक के लिए फ्री है, वैक्सीन लगनी चाहिए जी। पाकिस्तान में भी फ्री है, बेहतरीन इंतजाम है, और 60 साल से ऊपर किसी गरीब अमीर का फर्क नहीं, हर शख्स मुफ्त लगवा रहा है। सिर्फ यंग लोगों को जो पैरामेडिक्स हैं या हेल्थ सेक्टर में है उन्हें फ्री फतियाना साहब आपने लगवा लिया वैक्सीन? मैंने MPA का इस्तेकाक नहीं, फतियाना साहब मैंने अर्ज किया ना किसी का इस्तेकाक नहीं है, नहीं मैंने लगवाई है, लेकिन वैसे अर्ज कर रहा हूँ कि किसी को MPA की बिना पे या सरकारी मुलाजम के होने की बिना पे वैक्सीन नहीं लग रही, और ये फ्री लग रही है। बेहतरीन इंतजाम है, पूरी दुनिया खराज तहसीन पेश कर रही है पाकिस्तान के बेहतरीन इंतजाम पे। खुर्रम साहब ये कहते हैं सारी दुनिया में मुफ्त वैक्सीन लग रही है की तादाद में, क्योंकि फिर इसका मतलब ये पाकिस्तान में भी मुफ्त लग रही है, वहाँ भी दूसरे मुल्कों में भी खरीद के लगवाना चाहे लगवा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में भी फ्री वैक्सीन लग रही है। और इस साल के आखिर तक हम इंशाल्लाह कोई 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन फ्री लगा, आधी आबादी को इस साल के आखिर तक वैक्सीन फ्री लग चुकी है। वक्त खत्म हो रहा है। शहादत अहमान साहब, ये यूसुफ रजा गिरानी साहब की पिटीशन का फैसला हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या अदालत कहती है जी नो कॉन्फिडेंस का ऑप्शन? नहीं तारिक साहब ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये फैसला है, इससे हम अदालती चंद फैसले ऐसे होते हैं जिनसे हम इत्तेफाक नहीं करते, और इसमें लीगल पोजीशन ये है कि इसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील होगी। अच्छा। और ये जो है, ये जो कुछ भी हुआ है पोलिंग स्टेशन पे हुआ है, ये जो कुछ अमल हुआ है पोलिंग के दौरान हुआ है, इसको अगर आप पार्लिमानी कार्रवाई करार दे दें तो हम उससे इत्तेफाक नहीं करेंगे। लिहाजा इस फैसले से हम इस वजह से इत्तेफाक नहीं करते कि ये जो हम चैलेंज करने के लिए गए थे कोर्ट के सामने, तो वो कोर्ट ये कहती है कि पार्लियामान के अंदर, पार्लियामेंट तो कंप्लीट नहीं हुआ, चेयरमैन का भी इलेक्शन होने का है, डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होने का। मेरा व्यू पॉइंट ये है कि ये जिस तरीके से जो कुछ हुआ दौरान पोलिंग हुआ और पोलिंग स्टेशन पे हुआ, वो पोलिंग स्टेशन था, वो पार्लियामानी प्रोसीडिंग्स नहीं थी। हम इंट्रा कोर्ट पिटीशन लाजमी करेंगे और हमें यकीन है कि ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है। इंशाल्लाह ताला गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट होंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील यानी आइंदा चंद रोज डेफिनेटली उसी कोर्ट में जाएगी, डेफिनेटली। ठीक। खुर्रम दस्तगीर साहब, सेनेटर शहादत जी फतियाना साहब कुछ कह रहे हैं, मैं प्रोग्राम कंक्लूड कर। मैंने गुजारिश की कि अगर जब हुकूमत की वाज़ेह मेजॉरिटी है कौमी असम्बली में और वहाँ पे अगर पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुंतखब हो जाएं तो वो अमल दुरुस्त है, और सेनेट में जाकर चेयरमैन के चुनाव में शिकस्त हो जाए तो अमल गलत है।
तो मेरा ख्याल दोनों के सिलसिले में एक ही सोच होनी चाहिए पीपल्स पार्टी की। कौमी असम्बली के अंदर चुनाव, फतेहाना साहब बड़े अदब के साथ दोनों सियासी अमल के साथ हुए। बड़े अदब के साथ मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो जो इलेक्शन था वो इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन था। जो सेनेट की सेनेटर्स जो हैं उनका इलेक्शन कमीशन ने करवाया है। यहाँ का जो इलेक्शन था ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन हुआ है और इसको दोनों चीजों को आप ये नहीं कह सकते। मेरा कहना ये है कि ये तो अंडरस्टूड है, एडमिटेड पोजीशन है। सिर्फ ये बात ये हो रही है कि ये वोट किसके हैं। तो हमारा कहना यह पुलिस स्टेशन पे अगर मेरा वोट पहले जमाने में हॉकी, डंडा, तीर, लोटा वो होते थे, हम उसमें ठक करके ठप्पा लगा देते थे, वो उसी का वोट गिना जाता था। अगर किसी ने गिलानी साहब पे ठप्पा लगाया तो भाई इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कल किसी और की बारी आ सकती है। कानून और कानून की ताबीर व तशरीह उस तरीके से हो कि आने वाले वक्तों में ये मुल्क और कौम आगे चले ताकि दुनिया में हमारा मजाक ना उड़े। थैंक यू। शादात ऐवान साहब, रियाज फतेहाना साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इसी वक्त इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।